जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों आज हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों में दोस्तों आज का लेवल थोड़ा टफ है। अगर आप इसमें 40 से 50 क्वेश्चन भी कर लेते हैं सही से तो भी आप कट ऑफ में आ जाएंगे। तो चलिए आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है। क्वेश्चन में आंसर सुनने से पहले अपने कॉपी में आंसर ट्रिक कीजिएगा और लास्ट में अपने नाम के साथ इसको साझा कीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का जो मूल ढांचे का सिद्धांत है वो किस मामले में प्रतिपादित किया गया था, मतलब किस केस में ये सामने आया था? तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो दोस्तों अगर आपसे प्रश्न बने कि भारतीय संविधान में जो प्रावधान है कौन सा प्रावधान बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, कौन डिसाइड करेगा? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा और समय समय पे करेगा। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। ये स्टेट पीसीएस और यूपीएससी दोनों में पूछा जा चुका है। दोस्तों यहाँ पे दूसरा प्रश्न देखिए, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जिसको महान सीमा भ्रंश के नाम से जानते हैं, भारत के किन दो पर्वत श्रेणी के मध्य स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है आपका ऑप्शन बी, अरावली और विंध्य पर्वतमाला के बीच। और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अरावली बहुत चर्चा में थी। ठीक है, तो उसके आसपास की ज्योग्राफी आप याद रखेंगे तभी आप सही से क्वेश्चन कर पाएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात, आज का जो टेस्ट है थोड़ा सा टफ लेवल का है। इसके पहले मैंने जितने टेस्ट कराए हैं वो बेस था, थोड़ा सा अब टफनेस आपको मिलेगा क्योंकि जिस प्रकार से एग्जामिनर सोचेगा, जैसे उसमें उसका सोच क्या होगा, टफ, इजी, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन। तो जब आप इन सभी तीनों पहलुओं से जब गुजर जाते हैं तो आपकी तैयारी बेहतर होती है। तो आज के टेस्ट में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आप पहले शायद ही कभी सुने हो। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो फिस्कल ड्रैग है, वित्तीय खिंचाव है, ये स्थिति का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों बताइए, इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, मुद्रास्फीति के कारण आय का उच्च टैक्स स्लैब में जाना और मांग का कम होना। अब ये चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए जब लोगों के पास अधिक से अधिक पैसा होता है तो लोग अधिक से अधिक जाके मार्केट से खरीदते हैं, यानी कि मांग बढ़ा देते हैं किसी वस्तु का। ठीक है, या फिर सभी वस्तुओं का। तो सरकार क्या चाहती है कि जो वस्तुओं का दाम है ऐसा नहीं हो कि मांग की वजह से उसका दाम आसमान छूने लगे। ठीक है, महंगाई बढ़ जाए। तो सरकार क्या करती है, लोगों के आय की कटौती करने के लिए टैक्स बढ़ा देती है, टैक्स स्लैब में इंक्रीमेंट कर देती है। तो इसकी वजह से लोगों के पास फिर से पैसा कम बचता है। तो इसी को हम वित्तीय खिंचाव कहते हैं अर्थशास्त्र में। ठीक है, समझ गए होंगे आप, उम्मीद करता हूं। प्राचीन भारत के संदर्भ में जो निगम शब्द है, ठीक है, तो निगम शब्द से किसे संबोधित मतलब किया जाता था? तो बताइए, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, व्यापारियों या शिल्पकारियों के संगठन को प्राचीन भारत के संदर्भ में, ठीक है, निगम शब्द से संबोधित किया जाता था। अगला प्रश्न, संविधान का जो आर्टिकल 355 है उसके तहत संघ का राज्यों के प्रति प्रमुख संवैधानिक उत्तरदायित्व क्या है? ये प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप याद रखेंगे, जैसे मान लीजिए कोई बाहरी आक्रमण होता है या आंतरिक अशांति की स्थिति होती है, ठीक है, ऐसे में संघ की जिम्मेदारी होगी कि बचाएं, रक्षा करें। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, भूगोल में टोम्बोलो एक भू आकृति होती है, इसका निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो दोस्तों अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले इसका आंसर जान लीजिए। टोम्बोलो, इसमें समुद्री तरंगों द्वारा द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ने वाले निक्षेप होते हैं। ठीक है, उनको हम टोम्बोलो कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम ये अपना दक्षिण भारत बनाएं, ठीक है, और यहाँ पे कोई हमारा आइलैंड ऐसे मान लीजिए, ठीक है, कोई आइलैंड है। अब यहाँ से समुद्री लहरें चल रही हैं, यहाँ से समुद्री लहरें चल रही हैं, यहाँ पे थोड़ा छिछला पार्ट है। तो यहाँ पे आके अगर अपने अवसाद इकट्ठा कर दें और इस आइलैंड से एक समय के बाद मुख्य भूमि कनेक्ट हो जाए, ठीक है, धीरे धीरे अवसादों से, तो उस आकृति को हम क्या बोल देंगे? टोम्बोलो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह के समय फैजाबाद में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन आपका ए करेक्ट है, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। ठीक है, तो याद रखेंगे और यहां से आपसे प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न, लॉरेंज कर्व द्वारा आर्थिक मापन की कौन सी विधि प्रदर्शित की जाती है? दोस्तों लॉरेंज कर्व के बारे में देखिए,
इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस में आपसे प्रश्न पूछा जा चुका है, एसएससी सीपीओ में पूछा जा चुका है। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आय की विषमता या धन का वितरण। तो लॉरेंज कर्व से प्रदर्शित किया जाता है, याद रखेंगे। ठीक है, जैसे बहुत सारे लोगों के पास समान धन नहीं होता ना, बहुत लोगों का आय तो होता ही नहीं है, तो उसी को मतलब एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको लॉरेंज कर्व कहते हैं। किस चोल सम्राट ने मुंडी कोंडा चोल की विशिष्ट उपाधि धारण की थी? ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये राजेंद्र प्रथम है। ठीक है, तो इन्होंने मुंडी कोंडा चोला की उपाधि धारण की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए हो जाता है। अगला प्रश्न क्या है? दीपर बिल। ठीक है, तो दीपोर बिल नामक आर्द्र भूमि साइट भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य में है? बताइए। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम में। ठीक है दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया है तो इस सेशन को लाइक कर लेना। ठीक है, और इसके प्लेलिस्ट में आपको लगभग 17 टेस्ट एडवांस में मिलेंगे, आप उन सबको अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, और मैंने उसमें 1.5 घंटे के भी टेस्ट कराए हैं, जिसमें 1,000 क्वेश्चन रिवाइज करवाया है। तो अगर आप सारे टेस्ट कर लेते हैं ना, तो आपके होमगार्ड जैसे एग्जाम में कोई प्रश्न ऐसा होगा ही नहीं कि जो आपने ना देखा हो। ठीक है, तो आप पूरी ईमानदारी से उन सभी टेस्ट को भी फॉलो कीजिए, और आने वाले टेस्ट तो आपको एक दिन में या एक दिन के गैप पे आते रहेंगे। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा प्रत्येक दिन एक टेस्ट आपके लिए लेके आऊं। ठीक है, और ये तभी होगा जब आप सपोर्ट करेंगे। ठीक है, सपोर्ट करेंगे मीन्स कि आप लाइक करेंगे, कमेंट करके अपना फीडबैक देंगे, वीडियो शेयर करेंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, तो मैं अच्छे से और भी अच्छे से काम करूंगा। वैसे तो मैं आप लोग के लिए 100% वैसे भी डेडिकेटेड रहता हूँ। ठीक है, तो कुछ जिम्मेदारियां आपको भी निभानी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। यहां पे देखिए जो क्यू वारंटों का रीट जारी होता है, ठीक है, तो न्यायालय द्वारा कब जारी की जाती है ये रीट, जिसको हिंदी में अधिकार परीक्षा कहते हैं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद धारण करने की जो वैधता की जांच है, तो जैसे मान लीजिए मैं किसी जाके किसी पोस्ट पे बैठ जाता हूँ, ठीक है, और मेरे पास अधिकार ही नहीं है, तो मेरे अगेंस्ट किसी ने रीट जारी करवाने के लिए अपील करी। ठीक है, तो जो अपील हाई अथॉरिटी जारी करेगी, अब डिपेंड करेगा कि आप सुप्रीम कोर्ट से करवाते हैं या फिर राज्य सरकार के किसी मतलब हाई कोर्ट से करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक पद धारण करने की वैधता की जांच हेतु क्या होती है? अधिकार परीक्षा यानी रीट ऑफ क्यू वारंटो जारी होता है। ठीक है, तो अब चीजें आप कहानी के माध्यम से समझ चुके हैं कि किसी सरकारी पद पे बैठे व्यक्ति की जो वैधानिकता है, उस पद पे उसका मतलब धारण करने का अधिकार है, उसका जांच करवाना, ठीक है, वो क्यू वारंटो कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है। मध्यकालीन भारत में जो दहसाला प्रणाली थी उसका श्रेय किस शासक को जाता है? बताइए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अकबर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। मुद्रास्फीति की गणना में बेस इफेक्ट जो आधार प्रभाव है उससे क्या तात्पर्य है? बताइए। अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से पढ़ी है तो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। पिछले वर्ष के मूल्य का स्तर देखना और वर्तमान मुद्रास्फीति दर पर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप कोई बिस्किट पहले 5 रुपये में खरीदते थे, ठीक है, और वही बिस्किट अब आपको मिल रही है 10 रुपये में। पार्ले जी का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। ठीक है, तो उतना जितना जैसे मान लीजिए पहले 16 उसमें बिस्किट एक पैकेट में आते थे और उसका कीमत 5 रुपया था, आज उन्हीं 16 बिस्किट की कीमत 10 रुपये हो गई, जबकि क्वांटिटी सेम है। तो उसके ऊपर मुद्रास्फीति दर का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, और अब जो उसका बेस प्राइस था पहले और मुद्रास्फीति के प्रभाव की वजह से उसका मूल्य क्या हो गया? बढ़ गया है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कह देते हैं दोस्तों? बेस इफेक्ट कह देते हैं। तो ये चीजें आप समझ पाएंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है देखिए। 1927 की जो बटलर कमेटी थी, बटलर समिति थी, उसकी नियुक्ति का मुख्य कारण क्या था? बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। देसी रियासतों और ब्रिटिश क्राउन के बीच
संबंधों की व्याख्या करना। ठीक है, तो ये बटला समिति का गठन का, ठीक है, मुख्य कारण था। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अंडमान और निकोबार की जो सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, भौगोलिक रूप से कहाँ पे स्थित है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन सी, उत्तरी अंडमान में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, इसको ध्यान से पढ़िए क्या पूछा गया आपसे। अगला प्रश्न है आपसे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी जो वेबगत का सिद्धांत है, ठीक है, इसको चूक का सिद्धांत भी कहते हैं, के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था, बताएं। इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सतारा। ठीक है, और मैं आपको अपने मॉडर्न हिस्ट्री के मैराथन क्लास में सब कुछ बता चुका हूं, आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा। 3 घंटे 48 मिनट के सेशन में संपूर्ण आधुनिक भारत मैंने क्विकली रिवाइज करवाया है, क्वेश्चन भी करवाए हैं, पीवाईक्यू भी करवाया, सब कुछ करवाया है। ठीक है, और सिर्फ जरूरी की चीज़ें बताई हैं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 143 है वो राष्ट्रपति को कौन सी शक्ति प्रदान करता है, बताएं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सर्वोच्च न्यायालय से विधिक परामर्श लेने की। ठीक है, तो याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी जो एमएसएफ शब्द है, इसका प्रयोग अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में होता है। इसका राइट आंसर है दोस्तों मौद्रिक एवं बैंकिंग नीति में। अब ये होता क्या है एक्चुअली मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, दोस्तों जैसे मान लीजिए कोई कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, उसको तुरंत पैसा चाहिए और उसने जो भी आरबीआई से पैसे लिए थे उधारी पे या फिर इंटरेस्ट देके वो खत्म हो चुका है, तो वो जाएगा कहेगा भैया एक काम करो, आप मुझे कुछ पैसे दे दो। तो आरबीआई क्या कहेगा कि एक काम करो, तुम्हारे पास जो कागज़ है, ठीक है, वो गिरवी रखो मेरे पास, तब फिर मैं तुम्हें क्या दूंगा, तत्कालिक कुछ 1-2 दिन के लिए पैसे दे सकता हूँ। ठीक है, तो इस इमरजेंसी फंड को जो कमर्शियल बैंक इकट्ठा करते हैं उसके लिए आरबीआई ने जो फैसिलिटी स्टार्ट करी थी उसी को मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न है आपसे यहाँ पे, जो अगस्त्य माला बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, तो ये आपको किन राज्यों में ये पाया जाता है, ऐसा आपसे प्रश्न बना है। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु में। अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, न्यूज़ में था, पूछा जा सकता है क्या, अगस्त्य माला, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार है। मध्यकाल में जो इक्तदारी प्रथा था उसको वंशानुगत स्वरूप में किसने मतलब प्रदान किया। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो इक्तदारी सिस्टम को वंशानुगत किसने किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने, याद रखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का प्रकाशन किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्व आर्थिक मंच द्वारा। ठीक है, तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान आर्टिकल 352 में आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया था। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन 1978 में। अगला प्रश्न, भारत के किस भौगोलिक क्षेत्र में जो दंडकारण्य है, एक पर्वत है, ठीक है, उसका विस्तार पाया जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब रोल तो आपकी रामायण में भी है। ठीक है, अगर आप रामायण देखे हो तो इसको मध्य पूर्वी भारत में हम देखते हैं। ठीक है, और विशेषकर आप उड़ीसा के क्षेत्र में देखेंगे, और इसी पर्वत श्रेणी के आसपास से एक नदी निकलती है जिसका नाम इंद्रावती है। ठीक है, अगला प्रश्न, आधुनिक इतिहास में 1929 का जो दिल्ली मैनिफेस्टो था, दिल्ली घोषणा पत्र था, मुख्य रूप से किससे संबंधित था, बताएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोलमेज सम्मेलन में भागीदारी की शर्तों से। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए क्या है, अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन किस स्थिति का परिचायक है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, मंदी और बढ़ती कीमतों का एक साथ होना। ठीक है, ये अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन का परिचायक है। और ये होता क्या है एक्चुअली, देखिए जब आप कोरोना समय काल में थे, ठीक है, तो आपने क्या देखा कि बेरोजगारी भी बढ़ रही है और वस्तुओं का दाम भी बढ़ रहा है। ठीक है, और उसी स्थिति को दोस्तों हम मंदी और मुद्रास्फीति दोनों कहते हैं। तो आप इसको समझ सकते हैं यहाँ से।
अगला प्रश्न देखिए क्या है। संविधान के किस शेड्यूल के अंतर्गत राज्यों को राज्यसभा में सीटों का कोटा आवंटित किया गया है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी है, चौथी अनुसूची में। अगला प्रश्न क्या है। केरल का जो इराविकुलम नेशनल पार्क है किस लुप्तप्राय जीव के संरक्षण हेतु विख्यात है? तो बताएं। इसी में आपको दो तीन क्वेश्चन मिल गया। केरल का इराविकुलम, तो इस तरह से आपको ये भी पता चल गया। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन ए, नीलगिरी तहर का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे क्या पूछा गया है। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, फिरोज शाह कोटला, दिल्ली में। ठीक है, फिलिप्स कर्व। ठीक है, अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो आपने सुना ही होगा, फिलिप्स जो वक्र है किन दो चरों के बीच व्युत्क्रम संबंध को दर्शाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट है, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में ये खींचा हुआ कर्व होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। न्यायालय रीट ऑफ जो मैनमस जारी करती है परमादेश, ठीक है, इसका प्रयोग कब करती है? तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, किसी सरकारी अधिकारी को विधिक दायित्व निभाने हेतु आदेश देने के लिए जो मैनमस रीट है जारी होता है परमादेश। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई अधिकारी अपने कार्य को ठीक से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट ये जारी होता है, रीट जारी की जाती है आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत, आपको पता ही होगा। दक्षिणी गोलार्ध में जो पछुआ पौने हैं, ठीक है, जो वेस्टर्लीज हैं, अधिक शक्तिशाली क्यों मानी जाती हैं? बताइए। तो दोस्तों इसमें जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, दक्षिणी गोलार्ध में स्थल भाग का अभाव है इसलिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, वहाँ पे ना जो आप चिकती चालीसा, ठीक है, और श्रिंकिंग 60 ये सब सुने हैं ना, तो ये वेस्टर्लीज के ही प्रभाव हैं, क्योंकि वहाँ पे जब चलती हैं तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन, रास्ते में कोई बाधा होता नहीं है और खूब तेज चलती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, वैकोम सत्याग्रह। ठीक है, वैकोम सत्याग्रह 1924 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, मंदिरों के निकट की जो सड़कें हैं और मंदिरों में दलितों के प्रवेश का जो अधिकार है, ठीक है, उससे संबंधित है। ठीक है, वैकोम सत्याग्रह। उसके बाद देखिए क्या है, ग्रेसम का नियम का संबंध मुद्रा के किस व्यवहार से है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, बुरी मुद्रा द्वारा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर करना। ठीक है, तो ये है ग्रेसम के नियम का संबंध किसके साथ? बताइए, मुद्रा के व्यवहार के साथ। ठीक है, उसके बाद सरकारिया आयोग का जो रिपोर्ट है वो किस विषय पर आधारित था? कई बार बता चुका हूं, इसका तो आप जानते ही होंगे, केंद्र और राज्य संबंध के बीच में। ठीक है, इसके ऊपर रिपोर्ट जारी करी थी। उसके बाद अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी निर्मित जो अंतर्वेदी आकृतियां होती हैं उसमें जो बैतोलित, अब अंतर्वेदी मतलब जो जमीन के अंदर आकृतियां निर्मित होती हैं, जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी फटा, लावा धरती के ऊपर नहीं आया, अंदर ही जम गया। ठीक है, तो वहां पे जो आकृति बनती हैं तो उसमें बैथोलित एक आकृति बनती है, उसकी मुख्य विशेषता क्या है? अगर आपने वोल्केनो ठीक से पढ़ा हो, ठीक है, और ये सभी क्वेश्चन ना थोड़े से टफ लेवल के हैं, ठीक है, तो आप इन्हें सीख लेते हैं तो आपका स्तर बढ़ जाता है। तो दोस्तों ये मैग्मा का एक विशाल भंडार है जो पाताल में जमता है। पाताल मीन्स की मतलब जैसे मान लीजिए स्टेनोस्फीयर से मलबा उठा, अगर आप आंतरिक संरचना पृथ्वी का पढ़ चुके हैं अंदर से, तो जो मेंटल है, मेंटल का ऊपरी जो हिस्सा है उसको स्टेनोस्फीयर कहते हैं, हिंदी में उसको दुर्बल मंडल कहते हैं। वहां से जब मैग्मा इरप्ट होता है तो धीरे धीरे आते आते क्रस्ट के बीच में ही, मतलब क्रस्ट के ऊपरी हिस्से में एकदम टॉप पे आने से पहले ही बीच में जम जाता है। और जब मैग्मा बीच में जम जाता तो उसकी जो सबसे बड़ी आकृति होती है उसको बैथोलिथ कह देते हैं। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ज्योग्राफी में मैंने पढ़ाया है और एक मैराथन लाऊंगा उसमें भी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बंगाल के नील विद्रोह जो 1859 में हुआ था पर आधारित प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण के रचनाकार कौन है? तो एक ही क्वेश्चन में कई क्वेश्चन आपको मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है ऑप्शन बी,
दीन बंधु मित्र, ठीक है। और कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए सभी PYQ ही हैं। भारत में जो राजकोषीय नीति है, फिस्कल पॉलिसी है, उसके कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व किस पर है, बताएं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के ऊपर, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 17 किस कुप्रथा के अंत की घोषणा करता है। राइट आंसर है दोस्तों छुआछूत, ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। अगला प्रश्न, भारत के मालाबार कोस्ट, मालाबार जो तट है पर होने वाली वर्षा का प्रमुख कारक क्या है। इसका प्रमुख कारक है दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, मराठा प्रशासन में जो अष्टप्रधान परिषद की स्थापना थी किसने की थी। तो दोस्तों ये की थी शिवाजी ने, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। और देखिए सभी प्रश्न कहीं ना कहीं पूछे गए हैं तो आप याद रखेंगे सारे के सारे प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग होता है, बेप्स, उसको रोकने हेतु कौन सी संस्था सक्रिय है। तो बताइए, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग को रोकने के लिए। तो दोस्तों राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी है, OECD है, ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, स्थानीय निकायों के निर्वाचन की देख रेख हेतु कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन सी है। तो जब स्थानीय निकायों की बात आती है तो दोस्तों राज्य निर्वाचन आयोग आता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, ऑस्ट्रेलिया के समीप स्थित जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर ऑप्शन बी, क्वींसलैंड के पूर्वी तट के समानांतर है, जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रेट बैरियर रीफ है। आपको पता ही है वो कोरल से बना हुआ है, कोरल की हड्डियों से, कोरल मतलब परिवार की हड्डियों से। अगला प्रश्न, आगरा में जो राधा स्वामी सत्संग की नींव है वो किसने रखी थी। तो इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, शिव दयाल सिंह स्वामी जी महाराज, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखेंगे। मुद्रा के अवमूल्यन से देश के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अवमूल्यन को हम इंग्लिश में डिवैल्यूएशन कहते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसे चाइना जैसे देश क्या करते हैं, अपने देश का जो निर्यात है, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सॉरी, अपने देश के मुद्रा को मतलब हमेशा सस्ता रखते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अपने देश का निर्यात बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, जैसे मान लीजिए कोई डॉलर लेके आया, $1, अगर आपका मुद्रा बहुत महंगा, $1 में केवल 2 रुपये उसको मिलते हैं, ठीक है। और 2 रुपये में सिर्फ आपके वहाँ कुछ छोटी मोटी चीज़ मिलती है, ठीक है। और वहीं पे पाकिस्तान है और पाकिस्तान ने $1 के बदले अपने 200 रुपये दे दिए, ठीक है, या फिर अपनी मुद्रा का 200 हिस्सा दे दिया और उसके 200 हिस्से में मतलब कुछ अधिक चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और हमें क्या है, अधिक से अधिक अगर एक्सपोर्ट करना है तो हम भाई प्रोडक्शन कर रहे हैं तो भाई उसको बेचना भी तो पड़ेगा ना। और अगर हम अपनी मुद्रा बहुत स्ट्रांग रखेंगे तो लोग भजाएंगे ही नहीं, लोग खरीदेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए अगर हम अपने देश की मुद्रा सस्ती रखते हैं, ठीक है, और इसलिए कि निर्यात बढ़े, लोग $1 लेके आए तो उनको 50 रुपये मिले, और 50 या इस समय तो देखिए 90 रुपये के आसपास चल रहा है, ठीक है। तो उनको ना वस्तु खरीदने में आसानी हो, यहाँ पे जो वस्तुएं मिल रही हैं उनको खरीदने में आसानी हो, और हम अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करके अपने करेंसी को सस्ता रखें कि हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे फ़ायदा भी हो, ठीक है। तो इससे निर्यात बढ़ती है। तो इसमें अगर 45 नंबर के क्वेश्चन की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, ठीक है। निर्यात हमारा सस्ता हो जाता है और अधिक प्रतिस्पर्धा हो जाता है। मतलब अगर हम बेचेंगे अधिक से अधिक चीज़ों को तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो चाइना यही करता है, अपने मुद्रा को हमेशा सस्ता रखता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की प्रकृति किस प्रकार की है। तो दोस्तों किस प्रकार की है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, यह एक सांविधिक और अर्धन्यायिक संस्था है, आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, जो भू संतुलन की व्याख्या करता है, भू संतुलन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। किसने किया था, C.E. डटन ने। किसने, C.E. डटन। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि भू संतुलन का क्या मतलब। जैसे इतने बड़े बड़े पर्वत खड़े रहते हैं तो वो कैसे खड़े रहते हैं, गिर क्यों नहीं जाते, ठीक है।
वो सल्तनत की अवस्था में क्यों रहते हैं, उसी को हम आइसोस्टेसी या भू संतुलन कह देते हैं। ठीक है, और इसके लिए जो शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले आइसोस्टेसी का सी डटन महोदय ने किया था। ठीक है, इसमें एरे और प्राट दो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, तो वो आपके एग्जाम का चीज़ नहीं है। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना का प्रमुख श्रेय किसे दिया जाता है, तो दोस्तों बताइए किसे दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, सोहन सिंह भकना को। ठीक है, तो याद रखेंगे। और लाला हरदयाल भी थे, लेकिन गदर पार्टी की स्थापना का प्रमुख श्रेय अगर देने की बात होती है तो कौन आते हैं, सोहन सिंह भकना। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगर आपको सोहन सिंह भकना ना मिले तो लाला हरदयाल को आप ट्रिक कर लेना। ठीक है, अगला प्रश्न, जो राजकोषीय घाटा है उसकी गणना करते समय किसे शामिल नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जो हम उधारी लेते हैं ना, बोरोविंग्स, उसको शामिल नहीं करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति में सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। अभी स्टैगफ्लेशन आपने समझा था, राइट आंसर है आपसे ऑप्शन बी। ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना और साथ ही बेरोजगारी कम करना, ये सबसे बड़ी चुनौती आपकी हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 51 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन बी, बरेली इज्जत नगर में। ठीक है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा गया है, याद रखेंगे, पूछा भी जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस का जो मुख्यालय है वो वर्तमान में कहाँ पे स्थानांतरित किया गया है। ये मैं अपने टेस्टों में बताता रहता हूँ, तो दोस्तों ये लखनऊ की सिग्नेचर बिल्डिंग में अब ट्रांसफ़र किया गया है। अगला प्रश्न, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। इसका राइट आंसर है दोस्तों लखनऊ, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सशस्त्र पुलिस बल का गठन किस वर्ष के अधिनियम द्वारा किया गया था। तो दोस्तों 1948 ऑप्शन ए करेक्ट है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में गोविंद वल्लभ पंत जो सोशल साइंस इंस्टीट्यूट है वो स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी प्रयागराज। ठीक है, और गोविंद वल्लभ पंत सागर झील कहाँ पे है, सोनभद्र में। अगला क्वेश्चन, जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतःप्रद्रवी जलिका है, इसका मुख्य कार्य क्या है। ये हम बायोलॉजी के क्वेश्चंस देख रहे हैं, तो बताएं। इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करना। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो इंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है, वो कौन सी है, अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। इसमें दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट होगा, थायराइड ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, डीएनए की जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसकी खोज किसने की थी। क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, वॉटसन और क्रिक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, सेंट्रीपेटल फोर्स अभिकेंद्रीय बल की दिशा सदैव किधर होती है। अगर ऐसा प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, राइट आंसर होगा दोस्तों केंद्र की ओर। ठीक है, टुवर्ड द सेंटर, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को कहां से कहां जाना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए आपने बहुत बेसिक क्वेश्चन देखे होंगे, यहाँ पे क्वेश्चनों का स्तर थोड़ा थोड़ा आपको अच्छा दिख रहा होगा, राइट। और अपना स्कोर जरूर बताएंगे, अगर आपके 50 भी क्वेश्चन सही होते हैं आज के टेस्ट में तो भी आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। ठीक है, तो अगर आप 50 के आसपास में हैं तो भी मतलब ये मान सकते हैं कि हाँ कंपटीशन में हैं आप। ठीक है, क्योंकि इतने टफ क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं, यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चनों का नेचर आपके पेपर में 20% होगा। ठीक है, और देखिए 20% ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, 20% का जो आपकी एक्स्ट्रा तैयारी है वही आपको सिलेक्शन दिलाएगी, क्योंकि 80% तो वो सब लोग जनरल चीज़ें देख रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप थोड़ा यूनिक करेंगे तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है आपसे, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। तो ये इजी क्वेश्चन है, ये तो जब आप क्रिकेट देखते हैं
तभी कई बार आपको 112 डेसिबल फलाना ढिमकाना दिखाता रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको पता चल गया। अगला क्वेश्चन क्या है, हैवी वाटर की बात करें, DTO जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं, का मुख्य उपयोग परमाणु रिएक्टर में क्या है? तो दोस्तों ये मैंने अपने क्लास में बता रखा है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करना। ठीक है, तो ये मंदक का कार्य करता है। उसके बाद सीने बार किस धातु का प्रमुख अयस्क है? अगर ऐसा क्वेश्चन बने तो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, मरकरी। ठीक है, अगला प्रश्न, सिरके में जो मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऐसा प्रश्न है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसिटिक अम्ल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या है, ओजोन लेयर की मोटाई मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उसका नाम है डॉप्सन यूनिट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बायोमैग्निफिकेशन जैव आवर्धन का अर्थ क्या है? अगर ऐसा एग्जाम में प्रश्न बने तो कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रखेंगे जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जब प्रदूषकों की सांद्रता बढ़ती है तो उसको बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। अब ये कैसे आप समझेंगे, जैसे मान लीजिए जब आप इन्वायरमेंट पढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको पता है जो प्राथमिक स्तर पे आता है, जो भोजन बनाता है वो पौधे हैं। ठीक है, और पौधों को कौन ग्रहण करता है? दोस्तों पौधों को ग्रहण करता है प्राइमरी कंज्यूमर, चाहे वो बकरी हो, चाहे इंसान हो, ठीक है, या हिरन हो। अब देखिए जब पौधों पे अधिक से अधिक केमिकल छिड़केंगे तो फिर वो केमिकल कहाँ पे जाएगा? जानवरों में, मनुष्य में। ठीक है, और देखिए जितना अधिक छिड़काव करेंगे उतना ही उसमें अशुद्धि होगा। अब क्या होगा, अब मनुष्य ने या बकरी ने या किसी और जानवर ने उसको खा लिया, अब उसके अंदर पॉइजन आ गया, क्योंकि वो एक पौधा खा के तो जीवित नहीं रहेगा, बहुत सारे पौधों के अनाज खाएगा। अब उसके अंदर जो केमिकल आ गई अधिक मात्रा में आ गई। अब जैसे मान लीजिए मनुष्य है, बकरी है या फिर खरगोश है, उसको जब जो मांस खाने वाले जानवर हैं जिनको हम कार्निवोरस कहते हैं, तो वो जब खाएंगे तो उनके अंदर और भी चला गया प्रदूषण। ठीक है, तो ये खाद्य श्रृंखला में अगर हम देखेंगे तो क्या हो रहा है कि जो केमिकल है उनकी सांद्रता बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो खाद्य श्रृंखला में जो प्रदूषक हैं उनकी सांद्रता का बढ़ना ही क्या कहलाता है? जैव आवर्धन कहलाता है। ठीक है, और इसी प्रकार से एक शब्द आता है आपके सामने, बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, तो बायोफोर्टिफिकेशन में क्या है कि अगर कोई अनाज है तो उसको हम मतलब आर्टिफिशियली उसको बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा उसमें बढ़ाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने सुना होगा गोल्डन राइस का, ठीक है, नाम, बीटी कॉटन वगैरह का नाम सुना होगा। ठीक है, तो बीटी कॉटन तो खाने की चीज़ नहीं है, लेकिन जो बीटी ब्रिंजल है वो खाने की चीज़ है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें उत्पादित की जा रही हैं आर्टिफिशियली। ठीक है, उनको ग्रो किया जा रहा है और मतलब कम खा के आपको अधिक विटामिन प्रोटीन्स मिले, तो वो बायोफोर्टिफिकेशन में आ जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 67 का दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ये आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है और एग्जाम में प्रश्न बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 68 देखें, उत्तर प्रदेश में जो नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट है कहाँ पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी, कानपुर में। कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट आपको कानपुर में देखने को मिलता है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, सेंट्रल पोटैटो रिसर्च जो स्टेशन है उत्तर प्रदेश के किस शहर में है? बताएं। तो दोस्तों ये मेरठ मोदीपुरम में आपको देखने को मिलता है। क्या? सेंट्रल पोटैटो रिसर्च स्टेशन। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 70, फलों के पकने यानी फ्रूट रिपनिंग में, ठीक है, कौन से पादप हार्मोन्स उत्तरदायी होते हैं? बताएं। क्वेश्चन नंबर 70 का राइट आंसर आपका क्या होगा? इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, एथिलीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों माइकल फैराडे ने की थी, याद रखेंगे नाम। पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों किसने करी थी? सोरेनसन ने। ठीक है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा बच्चों का ध्यान जाता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आपको सिलेक्शन लेना है। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ठीक है, जल में किसकी अधिकता के कारण होता है? तो दोस्तों इसके पीछे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है नाइट्रेट। ठीक है, देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उसको ना उल्टा लटका के उसके पीठ पे मतलब चाटा मारता है या फिर पिछवाड़े पे, ठीक है, कि बच्चा रोए। ठीक
ठीक है। इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए जब बच्चा पेट में रहता है तो उसमें ना नाइट्रेट का कहीं संचय तो नहीं हुआ है उसके हृदय के आसपास, कहीं वो चीज़ें जाम तो नहीं हुई हैं। तो जब बच्चा पैदा होता है अगर नहीं रोता है तो बाद में चल के उसको इस प्रॉब्लम का शिकार होना पड़ सकता है। किसका? ब्लू बेबी सिंड्रोम का। ठीक है। तो इसीलिए डॉक्टर पीटता है कि जब वो खुल के चिल्लाएगा तो बाकी चीज़ें खुल जाएंगी और जो हृदय के आसपास जकड़न है वो भी खुल जाएगा। ठीक है। तो इसलिए भी कुटाई होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए। जो रेड डाटा बुक है, ठीक है, इसका प्रकाशन कौन सी संस्था करती है? अगर आपसे ऐसा प्रश्न बने तो IUCN, मैं बता चुका हूं कई सेशन में। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों याद रखेंगे कहाँ पे स्थित है। अब यहाँ पे लखनऊ में भी है, आगरा में भी है, वाराणसी में भी है। तो इसमें ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। तो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी बनेंगे जहाँ पे देखिए मोस्टली ना अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन हो जिस क्वेश्चन में, जैसे रेयरली चला आ रहा है ऑप्शन A, B, C, इस टाइप से आप करते आ रहे हो, लेकिन कहीं पे ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, ऐसे 4-5 क्वेश्चन के बाद, तो आप ऐसे ऑल ऑफ दीज को ट्रिक करके आगे बढ़ जाना। ठीक है। मोस्टली वही करेक्ट होता है। प्रकाश की जो प्रकीर्णन है, स्कैटरिंग है, के कारण समुद्र की जो रंग नीला दिखाई देती है, ये सिद्धांत किसने दिया था? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों CB रमन, जो इफेक्ट है उसी में हम समझते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? जो इकोलॉजी शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम दोस्तों अर्नस्ट हैकल ने करा था। ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, मुख्यमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए क्या है। जय प्रदीप्ति, इसको इंग्लिश में हम बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं, ठीक है, कि घटना किन जीवों में देखी जाती है? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट होगा, फायरफ्लाई यानी जुगनू। ठीक है। तो जुगनू अगर आपने देखा हो तो उसी में जीव क्या है, जय प्रदीप्ति की घटना देखने को आपको मिलती है। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए कौन सा अंतर्राष्ट्रीय समझौता किया गया है? क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, पेरिस एग्रीमेंट, पेरिस समझौता। ठीक है। अब कार्बन फुटप्रिंट क्या है दोस्तों, मतलब प्रति व्यक्ति कितना कार्बन प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, तो उसको कम करना। और कैसे कम करेंगे? तो हम अधिक से अधिक पेड़ लगा सकते हैं। ठीक है। जो टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट है उसको कर सकते हैं कि उसमें मतलब कार्बन का उत्सर्जन कम हो। तो ये सारी चीज़ें करके। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए क्या आपसे पूछा गया है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपसे आंसर वैसे ही हो जाएगा। द इंडियन स्ट्रगल, मैंने कई बार बताया है इस पुस्तक का नाम। ठीक है। इसके लेखक कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है। अगला प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? दोस्तों ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है। अगला प्रश्न, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है इसमें लॉन टेनिस से। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है इसमें दोस्तों आपका ऑप्शन बी, द हेग, नीदरलैंड में। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश की सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, फिलीपींस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? जो विंबलडन प्रतियोगिता है ये किस प्रकार के कोर्ट पर खेली जाती है? तो दोस्तों ये खेली जाती है घास कोर्ट पर। ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 87 पे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस तिथि को हुई थी? दोस्तों ये 24 अक्टूबर 1945 की हुई थी। और ये देखिए कई एग्जाम में पूछा गया, यहाँ पे 2 एग्जाम तो वैसे ही कोट किया गया है। ठीक है। तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या है? एक्सरे किरणों की खोज किसने की थी? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, W.K. रॉन्टजन। ठीक है। तो W.K. रॉन्टजन ने। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? एशियाई विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन
बी मनीला में, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है। जो पुलित्जर पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों के ऊपर। अब आपके सामने ना 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे बैक टू बैक। ठीक है, इससे आपके करंट अफेयर का जो लेवल है वो भी चेक हो जाएगा कि आप करंट अफेयर में कैसा कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए, उसके बाद मुझे आंसर करके बताइए। पहले से ट्रिक, प्रश्न क्या है, 2027 में भारत की पहली जो डिजिटल सेंसस जारी होगी कि सफल संचालन हेतु किस समर्पित पोर्टल का उपयोग किया जाएगा? तो दोस्तों ये 25-26 मतलब 2026 का एक्चुअली करंट अफेयर है और नेशनल गवर्नेंस क्षेत्र का है। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो सर्वाइकल कैंसर होता है उसकी रोकथाम हेतु पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में एचपीवी वैक्सीनेशन अभियान की औपचारिक शुरुआत करेंगे? बताइए। और ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों अजमेर राजस्थान में। तो ये हेल्थ एंड वेलफेयर जोन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस देश ने T20 वर्ल्ड कप इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर 256 पे 4 जिम्बाब्वे के खिलाफ चेन्नई में दर्ज किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, केंद्र सरकार द्वारा मणिपुर जो वायलेंस है, ठीक है, उसकी जांच के लिए न्यायिक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो दोस्तों बताइए किसके द्वारा अब इसकी अध्यक्षता होगी? तो दोस्तों ये है जस्टिस बलबीर सिंह चौहान। ठीक है, तो जो मणिपुर वायलेंस हुआ था उसकी जांच के लिए न्यायिक आयोग की जो नए अध्यक्ष होंगे वो जस्टिस बलबीर सिंह चौहान होंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस व्यक्ति ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष और सीईओ के पद से अपनी इस्तीफा की घोषणा की है? तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनका नाम है बोर्गे ब्रेंडे। ठीक है, एग्जाम में प्रश्न बने तो बोर्गे ब्रेंडे को याद रखेंगे। डीजीसीए के नए नियमों के तहत हवाई यात्री बुकिंग के कितने घंटों के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या संशोधित कर सकते हैं? तो नया जो नियम कानून आया है तो उसके अंतर्गत दोस्तों 48 घंटे। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न, ई रुपीज़, ठीक है, तो डिजिटल मुद्रा है के माध्यम से खाद्य सब्सिडी वितरित करने हेतु पायलट प्रोजेक्ट किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो दोस्तों किस में? पुदुचेरी में। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखें क्या है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा रेलवे नवाचारों के लिए स्टार्टअप्स को 50% तक वित्त पोषित करने हेतु कौन सी पोर्टल लॉन्च की गई है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए, रेल टेक पोर्टल। क्या है? रेल टेक पोर्टल, याद रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में भ्रष्टाचार विषय पर विवादास्पद अध्याय के कारण किस पुस्तक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लगाया है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, एनसीईआरटी कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे आज के अंतिम प्रश्न के ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जो सेमीकंडक्टर एटीएमपी फैसिलिटी है, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी पूछे तो असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 100 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, सारण गुजरात में। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली क्या है सेमीकंडक्टर एटीएमपी फैसिलिटी का उद्घाटन सारण गुजरात में किया है, याद रखना है। इस तरह से आज का जो टेस्ट है वो कंप्लीट हुआ। अब अपना नाम और अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा, और अगर देखिए अगर आप 40 और 50 के रेंज में आते हैं आज के टेस्ट में तो भी आप कंपटीशन में हैं। ठीक है, तो आज के टेस्ट का लेवल थोड़ा सा अच्छा था। ठीक है, तो आप इसको अपने मतलब रिवीजन का पार्ट बनाइएगा। मैं आपको एक सिनॉप्सिस पीडीएफ दे दूंगा इसका शॉर्टली जीके क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो उससे आप क्विकली रिवाइज कर लेंगे, जिसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। ठीक है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, पीडीएफ वहाँ से सबमिट कर लीजिएगा।
आप एक बार टेस्ट लगा के उसको क्विकली रिवाइज कर लेंगे तो सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। और बहुत बड़े बड़े मैराथन, मतलब 4-4 घंटे में आपके सारे सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री मैंने कराई, वैसे ही एंसेंट हिस्ट्री भी कराऊंगा, मेडाइवल हिस्ट्री, और मतलब सारे सब्जेक्ट आपके 4-4 घंटे के मैराथन में मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ करा दूंगा। उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अब फाइनली मैं आपको कहता हूँ गुड बाय, और अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई कीजिए। ठीक है।